हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो जो कल का न्यूज़पेपर एनालिसिस था, जो मेरी तरफ से लैग था, तो उसको मैं कवर कर रहा हूँ। तो जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है, इसमें मैं आपको आज थोड़ा क्विक समझाने की कोशिश करूँगा। ऊपर से ही इसका जो जिस्ट है, जो समरी है, वो कैसे इम्पोर्टेंट है आपके प्री मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज यूपीएससी हो या फिर अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आई होप इस पीडीएफ को आपने अपनी ओर से पढ़ लिया होगा, क्योंकि इसको कल ही अवेलेबल कर दिया गया था आपके टेलीग्राम चैनल में प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इसका आज का जो ये 17 मार्च का जो पहला आर्टिकल है, ये बात करता है अबाउट 5 आई फ्रैक्चर। तो 5 आई क्या है? ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसको सेकेंड वर्ल्ड वार के समय पे फॉर्म किया गया था 1946 में। तो इसमें अभी ये आर्टिकल जो है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा, और मेंस में सीधा सीधा तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा इस इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में। लेकिन आपको जब सिक्योरिटी के बारे में कोई क्वेश्चन आता है, तो जहाँ फिट बैठता है उसमें आपको पासिंग रेफरेंस में आप इसको जिक्र कर सकते हैं। तो जो 5 आई अलायंस है 1946 में फॉर्म हुआ था, और इसमें 5 नेशन है: यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो शुरुआती समय में ये आपके कोल्ड वार जो था, उसमें आपका दो नेशन इन्वॉल्व था, यूएसए एंड यूएसएसआर। तो यूएसएसआर के अगेंस्ट ये आपका जो भी इंटेलिजेंस है वो गैदर करता था। और 1991 में कोल्ड वार एंड हो गया, तो उसके बाद आपका ये काउंटर टेररिज्म, फिर आपके साइबर सिक्योरिटी मेंटेनेंस के लिए जो भी इंटेलिजेंस चाहिए, इनपुट चाहिए, वो ये गैदर करता था और शेयर करता था अमोंग दिस नेशंस। ओके, लेकिन अभी मुद्दा क्या है करेंट समय पे, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के चुन के आने के बाद आपके उनके जो भी रेडिकल पॉलिसी रीओरिएंटेशन है, उसकी वजह से जो भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आया है। तो अभी इन फ्यूचर सवाल कौन से पूछे जाएंगे कि जो भी ट्रम्प साहब का यूनिलैटरल पॉलिसी डिसीजंस है, उससे जो यूएसए के अलायंस है उनके ऊपर क्या इकोनॉमिक, उनके ऊपर क्या डिप्लोमेटिक, उनके ऊपर कौन से सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस देखने को मिल सकते हैं, उस रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पासिंग रेफरेंस में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इसी के साथ जो भी और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनके बारे में भी मेंशन कर दिया गया है, जैसे ऑकस है। तो ऑकस एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए टू काउंटर चाइनाज राइज इन द इंडो पैसिफिक। इसी के साथ नेटो को भी मेंशन कर दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। ओके, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी पैक्ट है, उनको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये प्रीलिम्स में पूछी जाती है। और मेंस में आप जब भी इन जनरल ब्रॉड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। तो ऑकस, क्वाड, फिर आपका नेटो, ये एंड अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज, तो इनको भी आपको देखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये बात करता है लुक टू दी सी। तो इसमें स्पेशली मॉरिशस के और इंडिया के रेफरेंस में ये आर्टिकल आया है। तो अभी मॉरिशस आपके इंडियन ओशन के वेस्ट साइड में स्थित है। तो मॉरिशस से हम अपना डिप्लोमेटिक टाइज सेटअप करके किस तरह से अफ्रीकन नेशंस से जुड़ सकते हैं और कैसे ग्लोबल साउथ में लीडरशिप दे सकते हैं, उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो ये वैल्यू एडिशन है। पास्ट में हमने इंडिया मॉरिशस के ऊपर, और उसमें लगभग मैंने जो आर्टिकल था आपको पूरा डायमेंशन उसका समझाया था, तो वही आर्टिकल फिर से आया है। और इसमें जो भी वैल्यू एडिशन है उसको किया गया है। जैसे महासागर विजन के बारे में पास्ट में मेंशन नहीं किया था, क्योंकि ये एक नया विजन है जो 2025 में दिया गया है। तो अभी जो सागर विजन है ये है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो कौन से रीजन? इंडियन ओशन रीजन में, कि सबका सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इंश्योर करना है। क्योंकि इंडिया का जो भी अप्रोच आपके देश के अंदर होता है या देश के बाहर होता है विद डिफरेंट नेशन, इसमें हम इंक्लूसिविटी को ध्यान देते हैं कि जो भी बेनिफिट होगा एक देश को नहीं होना चाहिए, जो भी बेनिफिट है उसको शेयर किया जाना चाहिए, एक रेसिप्रोसिटी, म्यूचुअलिटी रहना चाहिए। तो उसी के तहत क्या है, सागर के अलावा भी महासागर विजन लिया गया है। तो ये सागर का ही क्या है, ब्रॉडर विजन है।
तो इसको आप देख सकते हैं। तो अभी सागर, महासागर ये सभी चीज़ें क्या है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड करेंगी, फिर आपके चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इन इंडियन ओशन रीजन उसको काउंटर करेंगी। तो उस पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन आप ये टॉपिक आप एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बाकी इसका जो भी डायमेंशंस है उसको इसमें कवर किया गया है। और इसी के साथ आपका प्रीलिम्स क्वेश्चन भी दिया गया है कि महासागर विजन इज रिलेटेड टू, तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कभी प्रीलिम्स में। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन रीजन, तो IOR रीजन का कौन सा पार्ट नहीं है, तो मॉरिशस, मादागास्कर और मालदीव्स तो है, जापान नहीं है। फिर आपका ये देख सकते हैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में सागर के बारे में। फिर ये इन जनरल क्वेश्चन पूछा गया था, एनालाइज द रोल ऑफ स्मॉल आइलैंड नेशन इन इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स। तो आप देख सकते हैं जो भी बड़े बड़े नेशन है वो कैसे स्मॉल आइलैंड नेशन से जुड़ना चाहते हैं, ताकि वो अपना जो दबदबा है, जो डोमिनेंस है, वो डिफरेंट रीजन में स्प्रेड कर सके और अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको पूरा कर सके। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ओके। और कभी ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए जो भी इनिशिएटिव है, जो भी आपके पॉलिसीज़ ली गई हैं, जैसे सागर पॉलिसी है, तो इनको भी बारीकी से देखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आपका US टैरिफ इंडियाज़ होमवर्क। तो US टैरिफ के बारे में हमने लगातार बहुत सारे आर्टिकल को चर्चा किया है कि अभी US क्या करने जा रहा है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहा है। तो रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, इक्वल टैरिफ लगाना। तो अभी इंडिया क्या करता है, जो US प्रोडक्ट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है और इन रिटर्न USA उसमें ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाता है। तो US का जो एवरेज टैरिफ है इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर वो 2 to 3% है, लेकिन इंडिया का जो एवरेज टैरिफ है वो 15 to 20% है। और कोई सामान में तो 150-200% तक भी टैरिफ लगाया जाता है बाय इंडिया। तो इसमें अभी क्या है, इससे क्या होता है, दो देशों के बीच में जो आपका बिजनेस रिलेशन होता है वो बिगड़ सकता है। तो अभी ट्रम्प साहब इन चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि टैरिफ जो है वो रेसिप्रोकल होना चाहिए, इक्वल टैरिफ होना चाहिए, अदरवाइज जो USA है वो टैरिफ को बढ़ा देंगे। और हमारा अभी US के साथ जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा है और उसमें हमारा ट्रेड सरप्लस भी है। और हमारे जो आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, फिर आपके सर्विसेज सेक्टर के जो सर्विसेज है वो USA में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। तो अगर टैरिफ ज़्यादा लग गया तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कम्पिटिटिव प्राइस में USA में नहीं बिक पाएगा। तो इससे क्या है, हमारे जो डोमेस्टिक सेक्टर्स है उसमें बुरा असर पड़ेगा। जो फैक्ट्रीज़ है, जो इंडस्ट्रीज़ है, वो आपके बंद हो जाएंगी, उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसे भी आपका बहुत स्ट्रगल कर रहा है, तो उसमें स्ट्रगल और बढ़ जाएगा। तो कैसे इसको नेविगेट किया जा सकता है इस चैलेंज को, तो इसमें हमें ये देखना होगा कि जैसे आपके हाई लग्जरी आइटम्स है, जैसे वाइन है, विस्की है, सिगार है, इसमें 150% टैक्स लगाए हुए हैं बाय इंडिया। तो इस टैक्स को हम कम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। असर तो पड़ेगा लेकिन ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें थोड़ा बहुत तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और उसी के साथ अब अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स देखें तो वॉलनट है, हनी है, टी है, इनमें जो टैरिफ है उसको हम एक हद तक घटा सकते हैं। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है कि कौन कौन से पॉसिबल फील्ड में हम या फिर प्रोडक्ट में टैरिफ को कम कर सकते हैं, ओके। तो इस बार के मेंस में प्री में आप इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेंस में ये ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इंडिया और US का जो ट्रेड है उसमें हम सरप्लस में है, इसीलिए, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो बात करता है थिंकिंग BIT डिफरेंटली। तो BIT क्या होता है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी दो देश के बीच में होता है, ताकि जो इन्वेस्टमेंट होता है एक दूसरे के देशों में, उसमें आपका ईज़ लाया जा सके, ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जा सके, ताकि जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें आने में सहूलियत हो। तो अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसा तो नहीं है कि किसी को मन में जचा तो वो पैसे लेके आ गया, इन्वेस्ट कर दिया। उसके लिए क्या होता है, दो देशों के बीच में चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, उसके बाद एक ट्रीटी लाया जाता है जिसके तहत डिफरेंट प्रोविजन रखे जाते हैं कि इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे शॉर्ट आउट किया जाएगा, कितने समय में शॉर्ट आउट किया जाएगा।
तो इन चीज़ों को ध्यान देना होता है, या फिर गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है वो कितना हद तक रहेगा, तो इन चीज़ों को इंश्योर करना होता है। क्योंकि पास्ट में आपने देखा है कि क्रेन एनर्जी और वोडाफोन को लेके आपके दिक्कतें आ गई थी बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वोडाफोन एंड क्रेन एनर्जी। तो उससे हमें हमारा जो सोवरेनिटी था उसमें भी बहुत हद तक चैलेंज आ गया था। तो जो भी पास्ट की इश्यूज़ है रिगार्डिंग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़, तो उनको हमें ठीक करना होगा विथ न्यू पॉलिसीज़। तो जो बजट है 2024-25 का, उसमें भी इन चीज़ों को मेंशन किया गया है। और जो एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो हम अभी डिफरेंट नेशंस के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, लाइक यूके, फिर यूरोपियन यूनियन, फिर आपका अभी न्यूजीलैंड के साथ भी डिस्कशन चल रहा है। तो इससे क्या है, एक तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो आपका बैरियर रहता है उसको कम करता है। और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या करता है, इन्वेस्टमेंट में सहूलियत देता है कि दो देश के बीच में आपके इन फ्यूचर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, या फिर जो कॉरपोरेट सेक्टर है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। और कोई अगर दिक्कतें आती है तो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में सभी प्रोविज़न को पहले ही मेंशन कर दिया जाना चाहिए। ओके, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसको मोर इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया जा सके, और जो रेगुलेटरी ऑटोनॉमी है उसको भी बैलेंस किया जा सके। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो अगला आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में। तो 4 आर्टिकल आया है जो हेल्थ से रिलेटेड है, तो इसीलिए हमने एक ही आपके डिस्कशन में इसको रखा है। तो ओवरऑल ये हेल्थ के बारे में बात करता है। तो अभी हेल्थ के लिए जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसका जो आर्टिकल 47 है वो गवर्नमेंट को डायरेक्शन देता है कि जब भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएंगी तो उसमें आपके पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखेंगी, और ये ध्यान में रखेंगी कि हेल्थ का जो भी फैसिलिटी है उसका यूनिवर्सल कवरेज दिया जाए। आपका रूरल एरिया में हो, अर्बन एरिया में हो, या फिर अदर डिफ़िकल्ट एरिया में हो, सभी में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होना चाहिए। वो मेल हो चाहे फीमेल हो, या फिर अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंश्योर किया जाना चाहिए, ताकि सोसाइटी में क्या हो, हेल्थ में इक्विटी रहे। और जो स्पेशली अभी यूनिवर्सल हेल्थ केयर में क्या है, अमीर तो खुद हेल्थ केयर फैसिलिटी ले सकते ही है। स्पेशली क्या होता है, वल्नरेबल सेक्शन या फिर जो मिडिल क्लास है, जिनके आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है उनको इन फ्यूचर पॉवर्टी झेलना पड़ सकता है। तो इसीलिए जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसको रोबस्ट बनाना ज़रूरी है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, डिफरेंट डिजीज़ेस को टेकल करना ज़रूरी है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें जो आपका हेल्थ केयर सेक्टर को भी 3 सेक्टर में 3 स्टेज में बांटा जाता है, प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम। तो टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम में आप देख सकते हैं कि जो बड़े जैसे कैंसर जैसे डिजीज़ है, ऐसा नहीं है कि हेल्थ केयर सिस्टम में कवरेज नहीं है, लेकिन वो आपके जितना चाहिए उतना नहीं है, मिसमैच है बिटवीन आपके सप्लाई एंड डिमांड में, तो उसको इंश्योर करना ज़रूरी है। फिर जो हेल्थ का वर्क फोर्स है उसको भी स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है, डॉक्टर के, नर्स के, फिर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का संख्या बढ़ाना ज़रूरी है, ताकि जो पब्लिक हेल्थ का डिमांड है उसको कैटर कर सके, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसको कम कर सके, और जो डिजीज़ है उसको फर्स्ट मतलब स्टेज में ही स्कैन किया जा सके। तो उसके लिए प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, कि जब डिजीज़ पहले चालू होती है उसी समय अगर उसको आपका प्रिवेंट कर दिया जाए तो हमारे जो सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें लोड कम पड़ेगा, और जो हेल्थ है लोगों का वो भी ठीक रहेगा। क्योंकि एकदम अपर स्टेज में जाके जब डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है तो इंसान को एक तो रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और रिवाइव होते भी है तो उनका हेल्थ पहले जैसा नहीं रहता है, और इससे क्या होता है, फैमिली के ऊपर, देश का पूरा ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो हेल्थ क्या है, एक थीम है इन जनरल देखा जाए तो इससे इसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, वुमेन के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एयर पोल्यूशन के बारे में। तो ये जो आर्टिकल है एयर पोल्यूशन का एक डिफरेंट डायमेंशन को दिखाता है, कि एयर पोल्यूशन के वजह से ऐसा नहीं है कि आप जैसे एयर पोल्यूशन के ज़रिए अभी क्या है, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ता है।
तो इसका और एक डायमेंशन खोल के रखा गया है कि सोलर पावर जो जनरेशन होता है उसकी कैपेसिटी भी डिक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि जो आप इसमें देख सकते हैं पिक्चर में कि ये जो आपके सोलर पैनल्स है, इसमें धूल मिट्टी जमने की वजह से जो सनलाइट है वो सोलर पैनल तक नहीं पहुंच पा रहा है या फिर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो इससे क्या है, अभी पावर जो जितना जनरेट किया जाना चाहिए था उतना जनरेट नहीं हो पाएगा। तो एयर पोल्यूशन भी एक कंसर्न है सोलर पावर जनरेशन में। तो उसी चीज़ को इसमें दिखाया गया है। ओके, तो इन चीज़ों को आपको देखना ज़रूरी हो जाएगा। तो बाकी इसमें जो भी वैल्यू एडिशन किया जा सकता है वो किया गया है। और बाकी जो आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, फिर आपका इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है एयर क्वालिटी को लेके, उसके बाद कैसे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, इन सभी चीज़ों को डेवलप किया गया। तो इन सभी चीज़ों को लिंक करके आपको देखना होगा। ओके, फिर डिफरेंट स्टेट जैसे दिल्ली ऑड इवन पॉलिसी ले रही है। ओके, ये सभी चीज़ें आपको देखनी होती है ताकि आप आंसर में लिख सकें। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट अंबेडकर जी का जो कंट्रीब्यूशन था दलित पॉपुलेशन के एम्पावरमेंट के लिए, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। और कैसे जो जॉन ड्यूए साहब है उनका क्या असर था अंबेडकर जी के ऊपर, अंबेडकर जी कैसे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो ओवरऑल आपको आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते ही है कि अंबेडकर साहब जी का जो कंट्रीब्यूशन था उसी की वजह से क्या है, आज के समय पे आप देख सकते हैं कि जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, स्पेशली एससी पॉपुलेशन को आपका एक लीगल स्टेटस मिला है, उनको लीगल सहूलियत मिली है ताकि वो भी एम्पावर हो सके। ओके, तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो मैं आपको इसको बारीकी से नहीं समझा रहा हूँ, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और कोई डाउट रहता है तो आप उसको मेंशन कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है व्हाट इज़ इलॉन मस्क स्टारलिंक इज़ ऑल अबाउट। ओके, तो ये आर्टिकल हमने कल भी कवर किया था और उसके पहले भी एक दिन कवर किया था, तो उसी का वैल्यू एडिशन है। ओके, तो जियो और एयरटेल अभी डील कर रहा है विथ स्टारलिंक, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट का जो अप्रूवल है वो नहीं मिला है। तो होप कि जल्दी अप्रूवल मिलेगा आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दी सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो अभी जो बाहर का एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है उससे लिंक करने के लिए क्या है, बहुत सारी आपकी अप्रूवल्स लेनी ज़रूरी होती है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से, फिर होम मिनिस्ट्री से, फिर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से। उसके बाद ही क्या होता है, ये इन चीज़ों को इंश्योर किया जा सकता है, क्योंकि इससे हमारा जो सिक्योरिटी है वो वल्नरेबल हो सकता है। तो इसीलिए अभी तक इसको अप्रूव नहीं किया गया है और कंसिडरेशन स्टेज में है। तो होपफुली इन फ्यूचर जो भी कंसर्न है वो अगर हट जाती है तो अप्रूव कर दिया जाएगा। और इससे क्या है, कल भी बताया था कि डिफरेंट जो डिफ़िकल्ट जगह है, जैसे आपके पहाड़ी इलाका हो गया, रूरल एरिया हो गया, तो उसमें इंटरनेट को, हाई स्पीड इंटरनेट को अभी भी अवेलेबल नहीं किया जा सक रहा है। तो स्टारलिंक से जब लिंक हो जाएगा तो क्या है, क्योंकि स्टारलिंक का मुझे जहाँ तक ध्यान है आपका 7000 सैटेलाइट का एक कॉन्स्टिलेशन है, जिससे क्या किया जा रहा है, वर्ल्ड के डिफरेंट नेशन में इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जब स्टारलिंक से कनेक्ट हो जाएगा तो अबाउट 100 आपका, मुझे जितना तक ध्यान है, MBPH तक इंटरनेट का स्पीड बढ़ जाएगा और रूरल जो पॉपुलेशन है वो इंटरनेट से इजीली कनेक्ट हो पाएगी। तो उससे उनके एजुकेशन में, हेल्थ में, गवर्नेंस में, पॉलिसी मेकिंग में, इन सभी चीज़ों में सहूलियत आएंगी। तो उसी को इसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट सीरिया के प्रॉब्लम के बारे में। तो सीरिया में रिसेंटली आपका रजीम चेंज हो गया, जो आपके बशर अल असद थे उनको हटा दिया गया, और जो नया रजीम है उसमें भी अभी क्या है, जो आपका पीस आना चाहिए था वो अभी तक इंश्योर नहीं किया जा सक रहा है। और सीरिया के अंदर भी क्या है, आपके डिफरेंट ग्रुप है जिनके बीच क्या है, एक पावर स्ट्रगल चल रहा है। और इसमें जो आपके डिफरेंट पावरफुल नेशन है, जैसे रशिया हो, चाइना हो, USA हो, फिर यूरोपियन नेशन हो, वो भी क्या कर रही है, रोल प्ले कर रही है। तो ये आर्टिकल से ओवरऑल ये चीज़ें समझ में आती है कि कैसे जो आपके पावरफुल नेशन है लाइक रशिया, चाइना,
और यूएसए वो कैसे एक देश के इंटरनल अफेयर्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। और ओवरऑल ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से भी ये आर्टिकल बात करता है कि जो भी देश है, जो भी पावरफुल देश है, वो प्रॉब्लम को सुलझाने की बजाय क्या कर रही है, आपके जो डिफरेंट ग्रुप है उनको डिफरेंटली सपोर्ट कर रही है, ताकि स्टेबिलिटी जो है वो ना आ सके और केओस जो है वो जारी रह सके। तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? आम जनता का नुकसान होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 90% ऑफ सीरियन लाइव्स इन पोवर्टी में है। सो गरीबी का परसेंटेज 90% है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, लैक ऑफ जॉब है, तो इसके वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका हेल्थ, एजुकेशन, सभी चीज़ें स्टेक में है, कंप्रोमाइज़ में है। ओके, तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया न्यूजीलैंड रिज्यूम ट्रेड डील टॉक्स आफ्टर डेकेड। तो लगभग 10 साल के बाद जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर टॉक्स है वो रिज्यूम होने वाला है। तो पास्ट में भी जो टॉक था वो हॉल्ट हो गया, उसका वजह है मेनली डेयरी सेक्टर। तो न्यूजीलैंड का जो डेयरी सेक्टर है वो क्वालिटी वाइज काफ़ी बढ़िया है और बहुत ही अफोर्डेबल है। तो अभी अगर न्यूजीलैंड के डेयरी प्रोडक्ट में हम अपना जो टैरिफ लगाते हैं उसको अगर बहुत मतलब हद तक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने लगे, क्योंकि जो न्यूजीलैंड का टैरिफ है वो लगभग 2-3% है, यूएस की तरह ही है। लेकिन अभी क्या है, न्यूजीलैंड को तो पता ही है कि उनके देश में जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का, अफोर्डेबिलिटी है, उसके आगे तो हमारा प्रोडक्ट अगर टैरिफ नहीं भी लगाते हैं और न्यूजीलैंड में जाता भी है तो वो नहीं बिक पाएगा। लेकिन हम अगर टैरिफ घटा देते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में, तो उससे क्या है, हमारे जो आपके फार्मर्स है उनके ऊपर, जो मिल्क प्रोड्यूसर है उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। तो अभी देखना होगा कि इन फ्यूचर कैसे सभी चीज़ों को डील किया जाता है। ओके, तो डेयरी प्रोडक्ट स्पेशली एक बड़ा कंसर्न है इसमें, और इसीलिए इस वजह से भी जो रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है उससे भी इंडिया ने क्विट किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट लिंग्विस्टिक सेकुलरिज्म। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जजमेंट दिया था कि जितने भी लैंग्वेज है, ओके, उन सभी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है और सभी लैंग्वेज के बीच एक इक्वालिटी रखना ज़रूरी है, और किसी भी लैंग्वेज को किसी के ऊपर थोपना सही नहीं है। ओके, और हर रीजन में आपका जो लैंग्वेज है उसको प्राइमरी एजुकेशन में इंश्योर किया जाए, उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी इसमें मेंशन भी किया है कि लैंग्विस्टिक सेकुलरिज्म क्या है। तो इक्वली ट्रीट करना ही लैंग्विस्टिक सेकुलरिज्म है। जैसे हम रिलीजियस सेकुलरिज्म देखते हैं ना, ट्रीटिंग ऑल ऑल कम्युनिटीज़ इक्वली, वही सेकुलरिज्म है। तो उसी तरह से लिंग्विस्टिक सेकुलरिज्म हो गया concept where all languages are treated equally and no single language is imposed। तो अभी ये प्ले में क्यों आ गया, ये जो भी मुद्दा है, बिकॉज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी और जो हिंदी और तमिल लैंग्वेज का जो डिबेट है उसकी वजह से। ओके, तो अभी आर्टिकल 343 क्या कहता है, फिर आर्टिकल 351 क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में कहता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैसे यूज़ करेंगे आप, बाय लैंग्वेज। ओके, तो उसके लिए आपको जो लैंग्वेज अच्छा लगता है वो यूज़ करना ज़रूरी है। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, बाकी जो भी डेवलपमेंट्स है वो दिखाई गई है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ कन्वर्ज इन दिल्ली मीट। तो रायसीना डायलॉग होने वाला है, तो उससे पहले क्या होगा, ग्लोबल लेवल में जितने भी इंटेलिजेंस चीफ है सभी मीट करने वाले हैं दिल्ली में। तो ये मीटिंग बुलाई गई है बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोवल साहब। तो इसमें कौन कौन से देश आपके पार्टिसिपेट करेंगे, प्लस इसका पर्पस क्या होगा कि कैसे रियल टाइम इंटेलिजेंस को एक्सचेंज किया जा सके एंड कोऑर्डिनेशन किया जा सके ऑन ग्लोबल थ्रेट। तो साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट है, टेररिज्म का थ्रेट है, तो उन चीज़ों को कैसे इंश्योर किया जा सकता है। उसी के साथ जो भी आपको इनपुट दिया जा सकता है, जैसे रॉ कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये आपको प्री में पूछा जा सकता है। तो रॉ को आईबी के फेलियर की वजह से 1968 में इस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि आईबी लगातार फेल कर रही थी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस कलेक्शन में। तो इसीलिए रॉ को
फॉर्म किया गया और रॉ को आपको एक्सटर्नल इंटेलिजेंस कलेक्शन में लगा दिया गया और आईबी को इंटरनल इंटेलिजेंस कलेक्शन में लगा दिया गया। तो उसी के उपरांत और जो भी चीज़ें हैं सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। ओके, अगला आर्टिकल बात करता है अबाउट चंद्रयान 5 मिशन। 4 के बारे में भी नहीं, 5 कि 5 को सेंटर ने अप्रूव कर दिया है, जो क्या करेगा, कैरी करेगा 250 केजी रोवर को। ओके, तो इसमें अभी आप जो भी हमारे मिशन है उसको देख सकते हैं कि चंद्रयान 1 जो था 8 में लिया गया था, 19 में लिया गया था, 2 जो आपका फेल था। ओके, हाई रेजोल्यूशन मैपिंग के लिए लिया गया था। तो जो इसका लैंडर था विक्रम, वो क्रैश कर गया था, लेकिन इसका जो रोवर था वो सही था। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब इसको फिर से भेजा गया था 3 में, तो सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था साउथ पोल में, और जो रोवर प्रज्ञान है उसको भेजा गया था। तो प्रज्ञान क्या करता है, ये एक रोबोटिक आपका जिसमें व्हील है, जो क्या कर सकता है, आपका जो मून का सरफेस है उसमें आपका घूमते हुए उससे सॉइल सैंपल कलेक्ट करना। ओके, तो ये सभी चीज़ें कर सकता है। तो उससे क्या है, फर्दर हमें डिफरेंट इंसाइट्स मिल सकती है। फिर जो चंद्रयान 4 है वो 2027 में प्लान्ड है। फिर चंद्रयान 5 को अभी अप्रूव कर दिया गया है। 250 केजी का रोवर रहेगा और किसके साथ कोलैबोरेट किया जाएगा, विथ जापान। तो ध्यान में रखिएगा ये सभी चीज़ें। ओके, ये 4 और 5 के बारे में पूछा जा सकता है। ये छोटी छोटी डिटेल्स भी प्री में पूछी जा सकती है, मेंस में नहीं, प्री में। और मेंस में क्या पूछेगा, चंद्रयान 5 के बारे में सीधा नहीं पूछेगा, आपको ओवरऑल इसरो के अचीवमेंट्स के बारे में एक क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर ओवरऑल जो हमारा लूनर मिशन है उसके बारे में पूछ सकता है। तो ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें आपको इन चीज़ों को एंश्योर करना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है न्यू बिल प्रपोजेस जेल टर्म अप टू 7 years फॉर यूजिंग फॉर्ज्ड पासवर्ड। तो अगर पासवर्ड में पासपोर्ट में अगर फ्रॉजरी किया गया, अगर डुप्लीकेशन किया गया, तो उसके लिए 7 साल का जेल हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे पासपोर्ट को जाली पासपोर्ट बना के लोग दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं और फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं, देश के सिक्योरिटी को वल्नरेबल पोजीशन में पहुंचा देते हैं। तो उसी के लिए क्या है, आपके हमारे जो भी पास्ट के लॉ है, ओके, रिगार्डिंग इमिग्रेशन, फॉरेनर्स, ओके, उनके उन लॉ को क्लब करके नया लॉ बनाया जाने वाला है। ओके, तो अभी बना नहीं है, ये बिल के स्टेज में है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025। तो इसमें क्या किया जाएगा, ये जो 4 लॉ है इनको क्लब करके एक लॉ बनाया जाएगा और इसमें डिफरेंट प्रोविजंस को आपका ओवरहॉल किया जाएगा। तो इसमें क्या ओवरहॉलिंग होगा, ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो आने वाले समय में ये जो लॉ है इसके ऊपर इन जनरल एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो भी चेंजेस है इस पॉइंट में मेंशन की गई है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग बोरो पीस अकॉर्ड प्रूव्ड कांग्रेस रॉन्ग। तो अभी किसको रॉन्ग प्रूव किया, कौन राइट है, जो पॉलिटिकल इसका डायमेंशन है, जो मतलब पार्टी डायमेंशन है, उसको आपको एग्ज़ाम के लिए नहीं देखना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जो चीज़ें आपकी कंट्रोवर्शियल है, डिबेटेबल है, वो नहीं पूछी जाती है। आपको इन जनरल जो पीस अकॉर्ड है कि कैसे बोडो जो रीजन है, बीटीआर रीजन है, उसमें कैसे पीस लाया, उसके बारे में ओवरऑल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो बोडो पीस अकॉर्ड अभी तक 3 अकॉर्ड साइन की जा चुकी है, एक 1993 में, 2003 में, देन 2022 में। और तीनों ही अकॉर्ड में क्या है, ग्रेजुअली जो ऑटोनॉमी है, जो पावर है, वो इंक्रीज किया गया है बोडो रीजन के लिए, बोडो के हित में। ओके, तो बोडो क्या है, एक ट्राइबल ग्रुप है, आसाम का लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है जो प्लेन में रहती है। ओके, तो उसी के बारे में मेंशन किया गया है। और इसी के साथ 6th शेड्यूल क्या है, 5th शेड्यूल क्या है, इन सभी चीज़ों को आपको कवर करना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। तो मैनग्रोव क्या होता है, जो कोस्टल रीजन में जो फॉरेस्ट डेवलप होते हैं उन्हीं को मैनग्रोव कहा जाता है। तो अभी मैनग्रोव का क्या है, डिफरेंट लेवल में सिग्निफिकेंस है। तो उससे पहले ये देखना है कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उन या फिर जो तमिलनाडु है उनके आपके जो भी इनिशिएटिव थे उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो तमिलनाडु का मैनग्रोव कवर है वो डबल हो चुका है।
आपके लगभग 3-4 साल में, तो उसी के बारे में ज़िक्र किया गया है। बाकी कैसे जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो इम्पोर्टेंट है, वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। ओके, तो ये रहा कोस्टल प्रोटेक्शन, कार्बन सिंक में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट इसका देखा जाता है। फिर इसके चैलेंजेस क्या क्या है, इन्वेजिव स्पीसीज है, फिर एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट्स है, क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटीज़ है। तो ये सभी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। ओवरऑल प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है मेन ग्रुप के बारे में, और मेंस पे भी पूछा जा सकता है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, प्लस इसमें क्या चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं उस रिगार्डिंग। ओके, और प्लस गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स ली है, तो इसमें आप देख सकते हैं NAPCC जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, वो लिया गया है 2008 में, तो इसमें 8 मिशन है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। फिर नेशनल एडाप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज है। ओके, फिर फोकस ऑन ब्लू इकोनॉमी है, कोस्टल इकोसिस्टम मैनेजमेंट है, फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट का अपना इनिशिएटिव है, तो ये सभी चीज़ें देखनी होती है। फिर रामसार कन्वेंशन है, फिर पेरिस एग्रीमेंट है, तो ये सभी चीज़ें आपको स्टेप्स में बतानी होती है। नेक्स्ट है आपका 35 ईयर्स ऑन द्रविडियन पॉलिटिक्स हैज़ इवॉल्व बियॉन्ड LTT। तो LTT क्या है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। तो इसमें अभी आपको इंडिया और श्रीलंका प्लस उसमें हमारा इंडिया का जो स्टेट है तमिलनाडु, उसके बारे में समझना ज़रूरी हो जाता है। तो श्रीलंका में जो पॉपुलेशन है, तो उनकी जो आपकी इंडिजीनियस पॉपुलेशन है वो सिन्हालीज है, और जो तमिल माइग्रेंट्स है जो माइग्रेट किए थे आपके कॉलोनियल समय में ही, क्योंकि आपको पता ही है कि पास में हमने देखा था इंडेंचर्ड लेबर का कॉन्सेप्ट। तो ये कॉलोनीज़ क्या करती थी, एक देश से दूसरे देशों में आपका वर्कफोर्स सप्लाई करती थी। उससे क्या होता था, जो भी वर्कफोर्स जाती थी उधर ही सेटल्ड हो जाती थी। तो उसी तरह से तमिलियन जो पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन थे, वो सेटल्ड हो गए थे श्रीलंका में। लेकिन बाद में देखा गया कि जो डिस्क्रिमिनेशन दिखा बिटवीन सिन्हालीज एंड तमिलियंस बाय दी तमिलियन गवर्नमेंट, उसके वजह से क्या है, आपका जो श्रीलंका के तमिलियंस है जो नॉर्थ के जाफना प्रोविंस में रहते हैं, उनको बहुत ह्यूमिलिएशन फील हुआ, डिस्क्रिमिनेशन फील हुआ, सेकेंड क्लास सिटीज़न की तरह ट्रीट किया गया। तो इसीलिए क्या हुआ, उसमें आपके डेमोक्रेटिक जो अपसर्ज है, उसी के साथ आपका मिलिटेंट प्रोटेस्ट भी देखा गया बाय LTTE। और इस तमिलियन जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो तमिलनाडु है, इंडिया का स्टेट तमिलनाडु, उन्होंने कैसे सेंटर को प्रेशराइज किया था। ओके, उसके बाद सेंटर कैसे इन्वॉल्व हो गया था विथ श्रीलंका, उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। और आज के समय पे 35 ईयर्स के बाद कैसे जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है हैज़ इवॉल्व बियॉन्ड LTT, कि अभी LTT में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, LTT तो है ही नहीं, या फिर जो आपके तमिल इलाम मतलब सेपरेट कंट्री फॉर्म करना विद इन श्रीलंका, तो उसमें अभी जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स है वो ध्यान नहीं दे रही है। वो ओवरऑल कैसे तमिलनाडु को डेवलप कर सकती है उसमें ध्यान दे रही है। तो इसमें ये जब आर्टिकल आया तो हमने इसमें आपका जो इंडिया श्रीलंका रिलेशन है उसको पूरा कवर किया है, और प्लस जो तमिलनाडु का डायमेंशन है वो भी इसमें कवर किया है। तो इन फ्यूचर किसी भी क्वेश्चन में आप कहीं पासिंग रेफरेंस में अगर ज़रूरत पड़ता है तो आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, प्लस नेक्स्ट आर्टिकल देखते चलिए। तो इसमें 10,000 FPO इज़ नॉट टू मैनी। तो 10,000 FPO का टारगेट लिया गया था इन 2020 बजट, और जिसमें बजट एलोकेशन था आपके लगभग 7,000 करोड़ का। तो ये जो 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन था, ये तो सक्सेसफुली अचीव कर लिया गया, लेकिन अभी भी जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है, उसी बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस होता क्या है, ये ग्रुप्स होते हैं। ये जैसे एक विलेज में आपके 200-300 फार्मर को लगा के क्या किया, एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। तो फार्मर से आपको समझ में आता ही है, जो खेती बाड़ी करते हैं, तो जो प्रोड्यूस करते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो अभी इंडिया में 85% हमारे फार्मर्स क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो उनके पास कम ज़मीन है, तो कम ज़मीन में कम खेती होता है, उससे उनका बार्गेनिंग पावर नहीं रहता है। लेकिन जब वो साथ में जुड़ जाएंगे तो अच्छा खेती बाड़ी कर पाएंगे, आपके डाइवर्स क्रॉप उगा पाएंगे, और उससे उनका जो मार्केट में जो एक बार्गेनिंग पावर होता है वो इंक्रीज़ होगा।
तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जाता है। लेकिन फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। तो वो कौन सी दिक्कतें हैं, उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ये मेंस में अगेन इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है व्हाई पेसिमिज्म मार्क्स करंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो पेसिमिज्म होता क्या है? ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब आशावाद, पेसिमिज्म मतलब निराशावाद। तो जो करंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स का सिनेरियो है, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे टेंशन्स इंक्रीज हो रहे हैं। राइज ऑफ ग्रेट पावर राइवलरी, जैसे यूएस चाइना टेंशन, फिर आपके रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इन मिडिल ईस्ट, जैसे अभी सीरियन क्राइसिस हमने देखा, फिर आपका पैलेस्टीनियन और इसराइल का जो इशू है वो देखा, फिर आपका इंडो पैसिफिक रीजन में जो टेंशन है रिगार्डिंग चाइना वो देखा। उसके बाद आपका यूरोप में अभी जो यूएसए है, यूएसए का जो यूनिलैटरल पॉलिसी डिसीजन है, उसके वजह से यूरोप के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। फिर आपका डिक्लाइन ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, क्योंकि अभी यूएसए का जो यूनिलैटरल एक्शंस है वो क्या कर रही है, मल्टीलैटरलिज्म को डाइल्यूट कर रही है। इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन दिखाई दे रहा है। फिर आपका टेक्नोलॉजी एंड साइबर कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। लैक ऑफ ग्लोबल लीडरशिप दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूएसए विड्रॉ कर रहा है ऑलमोस्ट। ओके, तो फिर इरोजन ऑफ इंटरनेशनल लॉ देखा जा रहा है। तो मतलब ग्लोबल लेवल में टेंशन ही टेंशन दिखाई दे रहे हैं, जिससे क्या है, अभी ग्लोबल लेवल में एक पेसिमिस्टिक एनवायरनमेंट है, निराशा का माहौल है। तो इस निराशा के माहौल में हम कैसे ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। और इसमें जो इंडिया जैसे देश है, जो एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं ग्लोबल साउथ को कनेक्ट करके, उसी के बारे में यह आर्टिकल बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है व्हाई इंडिया वांट्स टू बिल्ड इट्स ओन ग्रेट वॉल ऑफ ट्रीज। तो अफ्रीका में क्या हुआ, जो आपका सहारा डेजर्ट है वो वेस्ट में एक्सपांड ना हो, इसके लिए क्या किया गया, पूरा वेस्ट अफ्रीका में ऐसा ट्री का वॉल बनाया गया, ताकि आपका ये डेजर्ट जो है ये फर्दर एक्सपांड ना हो। क्योंकि डेजर्ट अगर फर्दर एक्सपेंड हुआ तो आपके जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाएगा। फिर आपका लैंड में जो उपजाऊ है वो कम हो जाएगा। फिर आपका जो वाटर है वो ग्राउंड लेवल में कम हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगा, या फिर थ्रेट आ जाएगा उसमें। तो इसीलिए क्या है, अफ्रीका में आपका जो सहारा डेजर्ट है उसको फर्दर एक्सपैंड होने से बचाने के लिए ट्री को प्लांट किया गया था। तो वैसा ही एक आपका इंडिया खुद इनिशिएटिव ले रहा है, और मोटिवेशन मिला है फ्रॉम दिस अफ्रीकन इनिशिएटिव। तो इसमें अभी इंडिया क्या करने वाला है कि जो आपका अरावली रीजन है, जो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है वर्ल्ड का, तो उसमें वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, तो उसके नियर बाय आपका प्लांटेशन करने वाला है, ताकि जो राजस्थान का जो थर्ड डेजर्ट है वो फर्दर एक्सपांड ना करे। उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है इंस्पायर्ड बाय अफ्रीकास ग्रीन ग्रेट ग्रीन वॉल। ओके, तो अभी इसमें क्या है, आपको इन फ्यूचर ये प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट रह सकता है। ओके, कि ग्रेट वॉल क्या है, ग्रेट वॉल ऑफ ट्रीज क्या है। ओके, फिर अफ्रीका का जो इनिशिएटिव है उसको भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। और मेंस में आपको ओवरऑल कभी कोई क्वेश्चन आया लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर, डेजर्टिफिकेशन के ऊपर, तो तब आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं, और सीधा सीधा भी कभी पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, अभी देखा ना पेसिमिस्टिक, ये आर्टिकल पेसिमिज्म मार्क्स करंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसी के साथ लिंक्ड है ये आर्टिकल। कैसे लिंक्ड है कि आप देख सकते हैं अभी यूएसए ने क्या किया है, जो डिफरेंट अलायंसेस हैं उनसे विड्रॉ कर रहे हैं, या फिर मल्टीलैटरल लिज्म के जगह यूनिलैटरल डिसीजन ले रहे हैं, जिसके वजह से अभी यूरोप का जो सिक्योरिटी है वो स्टेक में है, फिर जापान का, ताइवान का, इन रीजन का सिक्योरिटी स्टेक में है, फिर आपके साउथ कोरिया का। तो अभी जापान क्या कर रहा है, जो इनका पेसिफिस्ट पॉलिसी था उसको ये विड्रॉ कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, और न्यूक्लियर पावर एक्वायर कर सकते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि अभी साउथ कोरिया है, तो साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया का, चाइना का डर है, फिर जापान को
आपका नॉर्थ कोरिया एज वेल एज चाइना का डर है, और यूरोपियन यूनियन का जो सिक्योरिटी है वो भी वल्नरेबल पोजीशन में है। तो ये देश अभी क्या कर सकते हैं, जो इनका सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको ये रीअलाइन कर सकते हैं, और न्यूक्लियर पावर जो है जिसके पास है वो बढ़ाएंगे, जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, और जिसके पास नहीं है वो इसको पाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है, तो इसमें जो भी वैल्यू एडिशन किया जा सकता है उसको इसमें मेंशन किया गया है। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो नेक्स्ट है कंट्री इन द शॉपिंग कार्ट। तो ये जो यूएसए ने कुछ दिन पहले जो यूएसए के प्रेसिडेंट साहब ने बोला था कि जो ग्रीनलैंड है उसको यूएसए एक्वायर कर लेगी, तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है। क्या ऐसे किसी देश को एक्वायर कर लेना सही है? ओके, तो ये किसी देश के अगेंस्ट क्या है, जो उसकी सोवरेनिटी है उसके अगेंस्ट है। तो अभी जो ग्रीनलैंड है वो क्या है, आपका एक ऑटोनोमस रीजन है जो डेनमार्क के तहत आता है। ओके, तो अभी ग्रीनलैंड को अगर एक्वायर करना चाहती है यूएसए, तो उसके लिए क्या है, आपका डेनमार्क का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है, फिर आपका ग्रीनलैंड का खुद का भी कंसेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि डेनमार्क जो है वो एक ऑटोनोमस रीजन है, सॉरी जो ग्रीनलैंड है वो एक ऑटोनोमस रीजन है विद इन डेनमार्क। ओके, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है, और इसी के साथ जो पास्ट में डिफरेंट जो रीजन था उसको कैसे बाय और सेल किया गया था उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। जैसे अलास्का को परचेस किया था बाय यूएसए फ्रॉम रशिया। तो आज के समय पे क्या है, देश आपका जो खुद का टेरिटोरी है वो नहीं बेच रही है, क्योंकि सभी को पता है कि जो टेरिटोरी है उसका इंटीग्रिटी होना बहुत ज़रूरी है, और उस इंटीग्रिटी को बरकरार रखेंगे तो ही सोवरेनिटी बरकरार रहेगा। ओके, तो ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब को मन में आया तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन अभी क्या है, एग्जाम के लिए अगेन सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब कोई छोटे पर्सनालिटी तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट जो बलूचिस्तान का प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, उसके रिगार्डिंग। तो ये भी वैल्यू एडिशन है, कल के आर्टिकल में जो बताया था उसी का वैल्यू एडिशन है, वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इससे आपको क्या है, एक रिवीजन आपका हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे जो 18 मार्च का एनालिसिस है उसके साथ। ओके, तो कोई अगर डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो इसी के साथ अभी का एनालिसिस समाप्त करता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।